तो हम लोगों ने देखा गोलीय दर्पण पिछले लेक्चर में, ठीक है, कि जो सतह जो है बाहर से क्या हो, उभरा हुआ हो, और अंदर कलई क्या हो, धसा हुआ भाग पर क्या हो, कलई क्या हुआ, पेंट किया हुआ। इसका मतलब वो उत्तल दर्पण है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि देखो यहाँ पर क्या है, बाहर से कलई किया गया है, यानी उभरा हुआ भाग पर पेंट किया गया है। इसका मतलब ये क्या है, अवतल दर्पण है ना, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है जिधर कोई कलर नहीं किया हुआ है वो क्या है, धसा हुआ है। धसा हुआ, इसका मतलब ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। सीधी सी बात है, एक गोल है, वृत्त है, समझ रहे हो, एक वृत्त है, मान चलो गोलाकार, उसके बीच में केंद्र होगा, है ना, तो केंद्र के तरफ यदि कोई परावर्तक सतह हो तो वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण, अंदर वाला भाग में। अब बाहर साइड से हो तो वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो जरूरी नहीं है कि हम इसी का परिभाषा लिखें, हमको समझ में आ गया कि ऐसा दर्पण जिसका बाहरी भाग क्या हो, उठा हुआ हो, मुड़ा हुआ हो, यानी कि उसका परावर्तक सतह क्या हो, बाहर साइड हो, और उसका उभरा हुआ भाग हो, तो वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। इन चीजों पर चर्चा कर लिए। अब ये बताओ ये कौन सा दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, चूंकि अंदर से रंगा हुआ है ना, नहीं लगा हुआ, कलई किया हुआ, इसको हम लोग देख लिए। अब है गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, है ना, हम लोग देखेंगे। हम लोग को मिरर इतना छोटा ही दिखाना है, कुछ भाग को ही दिखाते हैं। ये तो पूरा गोला था ना, उसमें कुछ भाग को ही दिखाते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखो ये जो दर्पण है जिसका नाम हम लोग क्या रखे, MN रखे, तुम AB भी रख सकते हो, तुम BC भी रख सकते हो, जो भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ऐसा चीज है जिसका नाम वही रखेंगे, ठीक है। अब बोलो कैसा, तो यहाँ पर बीचों बीच एक लाइन खींचा गया है ना, ये लाइन कहाँ खींचते हैं, तो M और N का जो टोटल लंबाई होता है ना उसके बीच से, ठीक है। और ये लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर का लाइन गया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। यह कहाँ से जाता है, यह दर्पण के बीचों बीच से गुजरता है, मध्य भाग से गुजरता है, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर जो ये वृत्त बनाता है, एक तरह से मान लो यह तो वृत्त बना रहा है, इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, C से सूचित करते हैं। किस चीज से, C से, जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो ये C कैपिटल रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और M और N जो दर्पण है इसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, P से सूचित करते हैं। P यानी इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं, इसीलिए P लिखते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक। तो ध्रुव से ही कौन सा लाइन जाता है, ये ब्लू लाइन जाता है, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये वक्रता केंद्र समझ में आ गया कि जिस गोले का ये भाग होगा, कौन, दर्पण, दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस गोले का जो केंद्र होगा वही दर्पण का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। और वक्रता केंद्र से लेकर के पोल तक के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। सारा परिभाषा यहीं पर है ना, वक्रता केंद्र से लेकर के पोल के बीच के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब देख लो, पोल यानी P यानी ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी कि, ठीक है, वक्रता केंद्र, और इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस, जिसको कैपिटल F से दिखाते हैं। किसके मध्य बिंदु को फोकस बोलते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल F से सूचित करते हैं, ठीक है। अब और एक नया चीज देख रहे हैं हम यहाँ पर कि ध्रुव और F यानी फोकस के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, है ना। ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल f यानी कि छोटा वाला जो f होता है उससे हम सूचित करते हैं। तो यहाँ तक थोड़ा मोटा मोटी जानकारी था गोलीय दर्पण में कौन कौन से शब्द का प्रयोग होता है। और एक चीज अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को u से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को v से सूचित करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, फिर आगे पढ़ते जाएंगे, क्लियर होते जाएगा। अब देखो हम लोगों ने जो पढ़ा वही चीज दिया हुआ है, ध्रुव किसे कहते हैं, है ना। ध्रुव क्या बोलते हैं, तो हमारा जो वो गोलीय दर्पण होता है उसका जो केंद्र होता है, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र या मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का जो दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। और उसको किस चीज से दिखाते हैं? निरूपित करना का मतलब दिखाना, पी से दिखाते हैं, कैपिटल पी से। अब आया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? तो गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। सीधी सी बात समझो कि वो वक्रता जो केंद्र है गोलीय दर्पण का, उसको और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वही क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है ना। और ये मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव पर अविलंब होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव पर अविलंब होता है। आगे देखते हैं हम लोग वक्रता केंद्र क्या होता है। तो समझ में आ गया कि वो जो गोलीय दर्पण है ना, वह किसी न किसी गोलीय पृष्ठ का भाग होगा, तो उसका जो केंद्र होगा वही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और उसको हम लोग कैपिटल सी से दिखाते हैं। वक्रता त्रिज्या भी बता दिया अभी अभी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। भले वो जिस गोले का हो सकता है वह गोला छोटा हो, वह गोला बड़ा हो, लेकिन जिस गोले का भी होगा उसका केंद्र और वो जो ध्रुव होगा है ना, उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। द्वारक क्या कहलाता है? जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाते हैं। समझ में आया? द्वारक क्या होता है? जिसको इंग्लिश में अपार्चर भी बोलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। अब कैसे? इसे mn से दिखाया गया। मैंने अभी क्या दिखाया? ये जो दिखाओ पिक्चर में देख लो, m से n तक। व्यास कैसे होता है? पूरा गोला रहता है, केंद्र से रेखा जाता है, तब जाकर के व्यास कहलाता है। लेकिन द्वारक यानी अपार्चर किसको बोलते हैं? तो ये जो इसकी लंबाई होती है ना, m और n की लंबाई, यही क्या कहलाता है? m को n से जब मिला देंगे, इसकी जो लंबाई होगी यही क्या कहलाएगा? मेरा द्वारक कहलाएगा। समझ में आया कुछ? द्वार समझते हो ना, दरवाजा। हाँ, तो कोई भी दर्पण कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी जो लेंथ होगी, लंबाई, उसको मिलाने वाले, अंतिम छोर को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताया कि कोई भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ हो, उसका जो अंतिम सीमा है उसको मिलाने वाली रेखा यानी व्यास, उसी को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने बता दिया। और m और n को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? मेरा द्वारक कहलाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, देखो तीन चीज है मुख्य अक्ष पर। वक्रता केंद्र है, फोकस है और ध्रुव भी है। मुख्य अक्ष पर ही ये तीनों स्थित है। तो पूछ सकता है प्रश्न में कि ये कहाँ स्थित होता है। तो या फिर देख लो मुख्य अक्ष पे कौन कौन से बिंदु स्थित होते हैं। तो यहाँ पर काम खत्म। आगे देखते हैं हम लोग कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर के मिलती है। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है। गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है ना। परावर्तन के बाद वस्तु से जो प्रकाश निकलती है वहां कहाँ आकर के मिलती है? तो वह फोकस से आकर के मिलती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं, है ना। मुख्य फोकस क्या होता है कि वस्तु से निकलने वाली जो समांतर किरणें होती है, कौन सी किरणें? समांतर किरणें होती है। वह क्या होता है? जिस बिंदु पर मिलती है परावर्तन होने के बाद, या फिर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, कब? परावर्तन होने के बाद। तो उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये गोलीय दर्पण का एक नियम ही है कि जो भी प्रकाश का समांतर किरण है वो परावर्तन होने के बाद कहां से जाएगा? मुख्य फोकस से ही जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अलग। गोलीय दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य बिंदु बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा अभी। इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं फोकस दूरी को। किससे? और इसके फोकस दूरी को किस चीज से दिखाते हैं? स्मॉल एफ से। एफ से दिखाते हैं ना। यहाँ तक ठीक है। छोटे द्वारक। छोटे द्वारक क्या होता है? छोटा सा गोला हो, बहुत छोटा सा गोला हो। गोला समझ रहे हो ना? वो जो दर्पण होगा तो हो सकता है बहुत बड़ा दर्पण हो या छोटा सा गोला। तो यदि छोटे द्वारक का गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती, छोटा गोलक लेकर के यदि एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि आर जो होता है एफ का डबल होता है। क्या होता है?
आर एफ का डबल होता है। ऐसे भी हम अभी भी बता रहे थे कि जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के मध्य बिंदु को ही हम लोग फोकस बोलते हैं। ऑटोमेटिक है, इसका मतलब क्या हो गया, फोकस का दुगुना है कौन, वक्रता त्रिज्या। तो वही लिखा है आर, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, अब प्रकाश अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। अवतल दर्पण पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो देखो अवतल दर्पण ये है कि नहीं, उभरा हुआ भाग पर कलई किया हुआ है ना, एक बिंदु है, ये क्या है एम, यहाँ पर लिखना भूल गया, ऊपर में एम लिखेंगे, नीचे दर्पण के एन लिखेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। और यहाँ मध्य बिंदु को हम लोग पी लिख दिए, दर्पण का जो है द्वारक का मध्य बिंदु पी हो गया। और इस यह किसी न किसी गोले का एक भाग है, तो इसका एक केंद्र है जिसको हम सी से सूचित कर दिए, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश की किरण परावर्तन होने के आया, पहले टकराया दर्पण से, परावर्तित होकर के देखो कहाँ से गया है, एफ से होकर के गया है कि नहीं। जब एफ से होकर के गया है तो अब क्या बोल रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी, मुख्य फोकस से लौटेगी। हम लोग अभी अभी बताए थे कि जो भी प्रकाश की किरणें समांतर आएगी दर्पण पे, टकराएगी और वापस कहाँ से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। तो देखो दिखाया है स्पष्ट रूप से, प्रकाश की किरण टकराया दर्पण से, टकराने के बाद कहाँ से लौट गया, मुख्य फोकस से लौट गया वापस। तो ये चीज सीखने वाली चीजें हैं, है ना। दूसरा चीज, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ही निकलेगी, है ना। क्या निकलेगा, पहला कंडीशन क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आया, परावर्तन होने के बाद कहां से गुजरा, मुख्य फोकस से। लेकिन यदि अवतल दर्पण में डायरेक्ट मुख्य फोकस से ही आ जाए कोई किरण, समांतर ना आए, दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर के जब गुजरती है, तो वह जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन होने के बाद क्या होगा, तो वह समांतर जाएगी। कैसा जाएगा, समांतर। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। अब दोनों में अंतर क्या हुआ, तो बात तो कुल मिलाकर के वही है। इसमें क्या था, जब समांतर किरणें आ रही थी तो किससे जा रहा था, मुख्य फोकस से होकर के जा रहा था। लेकिन दूसरे में क्या था, जब फोकस से किरण आकर के दर्पण से टकराया तो वह मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट रहा था। तो ये दो अंतर है इसमें। अब तीसरा कंडीशन क्या है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो 3 कंडीशन पढ़े। पहला पढ़े हम लोग कि यदि वस्तु की किरणें समांतर आए, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होकर गुजर जाएगा। यदि किरणें फोकस के द्वारा आए दर्पण पर टकराने के लिए, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर वापस हो जाएगा, यानी परावर्तन हो जाएगा उसका। लेकिन यदि प्रकाश की किरण कहां से आ जाए, वक्रता केंद्र से होते हुए, कहां से, वक्रता केंद्र से होकर के आए, और वह जब दर्पण से टकराए, किस दर्पण से, समतल दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण, वो भी अवतल दर्पण, और जब वह दर्पण से टकराएगा तो उसी रास्ते वह वापस लौट जाएगा जिस रास्ते आया था, जिस रास्ते यानी वक्रता केंद्र से होते हुए आया था, और परावर्तित होकर ये कहाँ लौट जाएगा, वक्रता केंद्र से होते हुए वापस लौट जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट हमारा था अवतल दर्पण से। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अवतल दर्पण के बिंदु P को मुख्य अक्ष की तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। कहने का मतलब क्या हो गया, तो हम लोगों ने पढ़ा, पहले जो है समांतर भेजा मुख्य अक्ष के, दूसरे बार फोकस के द्वारा फोकस से होकर के भेजा प्रकाश की किरण को, तीसरी बार वक्रता केंद्र से होते हुए भेजा। अब चौथी बार जब प्रकाश की किरणें भेज रहे हैं, वह डायरेक्ट कहाँ भेज रहे हैं, डायरेक्ट वह पोल पर भेज रहे हैं। तो पोल पर यानी कि ध्रुव पर भेजते हैं, तो क्या होता है, जितना डिग्री का कोण बना करके वह मुख्य अक्ष के साथ आता है, उतना डिग्री का ही एंगल बना करके वापस वह लौट जाता है। और यह परावर्तन का किरण, आपतन कोण यहाँ पर परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाता है। समझ में आया, I बराबर R हो जाता है। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से।
तो चौथा नंबर कंडीशन में यदि ध्रुव पर प्रकाश पड़ता है तो मुख्य अक्ष के साथ जो है वह आपतित किरण जितना डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही डिग्री का कोण बनाता है, यानी I बराबर R हो जाता है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 4 कंडीशन देखे हम लोगों ने। तो अब हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। प्रश्न मेरा क्या रह सकता है कि अवतल दर्पण में किरण आरेख बनाने के क्या क्या नियम है। समझ में आया। क्वेश्चन मेरा क्या रहेगा, अवतल दर्पण में किरण आरेख यानी प्रकाश के कौन कौन से नियम है, किस तरह से वह परावर्तित होता है, क्या क्या नियम है। तो समझ में आ गया होगा। पहले प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे, दर्पण पर टकराएगा, वह फोकस से होकर के जाएगा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या, जब प्रकाश की किरण फोकस से आएगा तो वह जो है मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाएगा। तीसरा कंडीशन में क्या था, जब प्रकाश की किरण कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा और दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगा जिस पथ से आया था, जिस रास्ते से आया था। और चौथा कंडीशन क्या था कि जब प्रकाश की किरणें ध्रुव से टकराती है तो वह जो है मुख्य अक्ष के साथ जो आपतित किरण है, जितना डिग्री का कोण बनाता है, जितना एंगल बनाता है, उतना ही उसका जो परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही डिग्री का कोण बनाता है, उतना ही एंगल बनाता है। इसका मतलब हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण इसमें चौथे कंडीशन में बराबर होता है। तो ये समझने वाली चीज थी। ठीक है, अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना, फिर से पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 4 कंडीशन देख लिए, इसको यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगला लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो।